हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडियो 2 है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारी बुक है, उससे फर्स्ट लेसन है। तो इसमें हमने पहले वीडियो में तो हमने कर लिया था कि अंडर ब्रिटिश रूल उनकी क्या पॉलिसीज़ रहीं और किस तरह से उन्होंने हमारे कृषि का और हमारे उद्योगों का, व्यापार का किस तरह से उनको ख़त्म किया और हमारे देश की डेवलपमेंट को बिल्कुल रोक दिया और उन्होंने अपने देश का विकास किया। तो जब हमें 1947 में स्वतंत्रता मिली तब भारत के क्या हालात थे, ये वाला टॉपिक यहाँ पर है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, पॉवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड अर्बनाइजेशन एंड सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो ये सबको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। तो जो एग्रीकल्चर था, जब ब्रिटिश सरकार ने 1947 में हमें आज़ाद किया तो भारत की कृषि की क्या हाल था वो हम देखते हैं। स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं थी, या तो ज़ीरो होती है या 0.5 से 1%, तो लगभग 0.5% ही थी। और ऐसा होने से क्या होता है, जब स्टैग्नेंट इकोनॉमी है जिसमें कोई विकास नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो पॉवर्टी हो जाती है, गरीबी बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है, मतलब रोटी और कपड़ा और मकान, बुरा हाल हो जाता है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, रहने के लिए नहीं होता, कपड़े नहीं होते, तो बहुत ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जीवन स्तर बहुत नीचे चला जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है बहुत ज़्यादा, लोगों को नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता और उसके फलस्वरूप स्टारवेशन हो जाती है, भूखमरी फैल जाती है, एपिडेमिक्स फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि महामारियाँ फैल जाती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, ना सोशल ना इकोनॉमिक, पैसा भी नहीं है और अस्पताल नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, तो इसलिए एपिडेमिक महामारियाँ फैल जाती हैं। और पर कैपिटा इनकम ₹30, मतलब प्रति व्यक्ति आय जिसको हम बोलते हैं, पर पर्सन जो एवरेज निकलती है वो ₹30 थी। तो इतनी कम इनकम थी और हमारी पूरी इकोनॉमी में कोई ग्रोथ के साइन नहीं थे। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, 72% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी और लो प्रोडक्टिविटी थी। तो क्या था लो प्रोडक्टिविटी का? क्या मतलब होता है कि प्रोडक्शन पर हेक्टेयर बहुत कम था, ना के बराबर। फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स पर फॉर सब्सिस्टेंस, सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए ही खेती हो रही थी, अपने परिवार की देखभाल के, छोटा मोटे खेत है उसमें काम कर लिया और अपने लिए फसल उगा ली, तो वही था। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं था, कोई मार्केट करने के लिए, बेचने के लिए कुछ नहीं था। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता थी कि क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज तो थी ही नहीं, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। तो अब बारिश हो गई तो अब फसल हो गई, बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया, है ना, कभी बाढ़ आ गई, कभी कुछ हो गया। तो अनसर्टेनिटी हमेशा बनी हुई थी, स्पेशली इरिगेशन फैसिलिटीज ना होने से। खेतों की सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो फार्मिंग सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करी जा रही थी। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, तो जो होल्डिंग्स थी यानी कि जो खेत थे वो बहुत छोटे थे और बिखरे हुए थे। एक छोटे होना, एक दूसरे से दूर होना, अगर परिवार के भी हैं, तो उससे कोई मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है नहीं हो सकती, नई मशीनों का उपयोग नहीं हो सकता, आप बड़े बड़े ट्रैक्टर नहीं चला सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। और वैसे उनके पास इतना पैसा था भी नहीं कि मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। उसके 3 कारण थे। एक तो गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स, ये पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ज़मींदारी सिस्टम थी, और ज़मींदारी सिस्टम में
जमींदारों को लैंड ओनर्स बन गए और जो दूसरे थे फार्मर्स जो उनके खेत में काम करते थे, ये लैंडलेस थे। और जो जमींदार थे उनको ब्रिटिश सरकार को एक फिक्स टैक्स देना पड़ता था, रेवेन्यू जिसे कहते हैं। तो अगर चाहे सूखा पड़े, चाहे किसी वजह से भी जो है खेती ना हुई हो, टैक्स तो देना ही है। तो वो फिर जमींदार जो है वो किसानों पर अत्याचार करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता था, क्योंकि उन्हें तो ब्रिटिश सरकार को देना है और ब्रिटिश सरकार उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करती थी कि वो क्या अत्याचार करते हैं, कैसे लाते हैं, ये उनकी सिरदर्दी थी। और अनफोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, गेहूं चावल की जगह उनको कॉटन के लिए, इंडिगो नील की खेती के लिए और जूट के लिए मजबूर किया गया, ताकि उनकी इंडस्ट्रीज को ब्रिटेन में अपने मशीनों के लिए, अपने फैक्ट्रियों के लिए उनको ये सब कच्चा माल या रॉ मटेरियल इंडिया से जा सके। तो इसलिए उन्होंने ये सब किया। फिर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, जब हम आज़ाद हुए तो लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज तो थी ही नहीं, बस छोटे मोटे जो हस्तोद्योग थे वो भी नष्ट हो गए थे। तो हैवी इंडस्ट्री किस लिए होती है? जैसे आपका बिजली का उत्पादन है, आपका स्टील इंडस्ट्री है, ये सब है। और भी जो भी हैवी इंडस्ट्री है वो सब नहीं थी। मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर लिमिटेड सच एज आयरन, स्टील, शुगर, सीमेंट, पेपर, ये थोड़ी सी और बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन देयर वाज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री, few were developed for increasing market for British machine made goods। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपना माल बेचना था, तो उन्होंने वो वहाँ पर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज लगाई जहाँ पर कि उनको माल बेचने में सुविधा हो, जैसे कि रेलवेज, ताकि रेलवे से एक कच्चा माल ले जाने में आसानी हो और उनको बना माल पूरे भारत में बेचने की आसानी हो। पावर जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, इसलिए किए गए पोर्ट्स का कि सुएज कैनाल खुल गई तो ब्रिटेन से डायरेक्ट यहाँ पर छोटा सा मार्ग था जहाँ से सामान आ सकता था और जा सकता था। फिर हम बात करते हैं ट्रेड की। हमारे जो व्यापार थे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। हस्तकला थी हमारी, उसमें हमारा जो ट्रेड था, एक तो जैसे हमारे मलमल थी, हमारी सिल्क थी, हमारा स्टोन वर्क था, हमारा पीतल का काम था। तो जो भी था वो बहुत हाई क्वालिटी का था, लेकिन थोड़ा महंगा होता था, लेकिन वर्ल्ड ओवर में जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, मतलब पॉलिसीज ऐसी लगाई जिसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उन पे तो हाई टैक्सेस लगा दिए, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगे हो गए। और अपनों पे चाहे भारत से ले जाना है चाहे भारत में लाना है वो टैक्स फ्री कर लिए। तो उससे क्या हुआ कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो गए और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी मांग कम हो गई। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ मशीन मेड गुड्स, उन्होंने क्या किया कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और यहाँ मशीन मेड गुड्स ले आते थे, तो वो बहुत सस्ते और टिकाऊ और अच्छे होते थे, इसलिए हमारे जो उद्योग हैं उसका मुकाबला नहीं कर पाए। फुल कंट्रोल और इंडियन एंड फॉरेन ट्रेड, और जो भी सरप्लस हुआ उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में और युद्धों में काम में लेके आए। अदर फीचर्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, दो तरह की, इकोनॉमिक और सोशल। सोशल में एजुकेशन आ जाता है, हेल्थ सर्विसेज आ जाती हैं, तो इन दोनों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश मीडियम रख के और क्लर्क उन्होंने यहाँ पर उनके लिए करना था, तो इसलिए उन्होंने वो किया, वरना एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं और कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, इसीलिए महामारियाँ बहुत ज़्यादा थी, कोई इलाज ही नहीं था, गरीबी भी साथ में महामारियाँ, बीमारियाँ भी। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं। रेलवे ज़रूर उन्होंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन कोई सड़कें नहीं, कोई ट्रक नहीं, कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं।
कुछ भी उन्होंने नहीं किया जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी, कोई डैम्स हैं, कोई बिजली का उत्पादन है, कुछ भी नहीं। तो जनरेशन ऑफ पावर भी नहीं किया गया, कोई डैम्स का निर्माण नहीं हुआ, कोई बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं थी कि व्यापार हम बढ़ा सकें। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, हम सभी चीज़ों, क्योंकि एक्सपोर्टर तो थे ही नहीं और इतना इम्पोर्टर ही थे, कुछ अपने देश में बन ही नहीं रहा था, ना कोई हैवी इंडस्ट्री थी, ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वैसे ही नष्ट हो गई थी। तो हम सब मशीनें भी, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी, कंज्यूमर गुड्स भी, जैसे अब साइकिल हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, ये भी इंपोर्ट कर रहे थे। और गेहूं चावल तो कर ही रहे थे, मतलब सभी चीज़ों का हम इंपोर्ट कर रहे थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, सारी जनता गांव में रहती थी। सिर्फ 14% पॉपुलेशन है जो अर्बन एरियाज में थी, शहरी क्षेत्रों में थी, और वो भी बहुत ही गरीबी का जीवन बिता रही थी, क्योंकि उनके पास पर कैपिटा इनकम भी बहुत थी और गरीब भी बहुत थे। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल होती है जहाँ पर जमींदारी सिस्टम भी काम कर रहा है, जहाँ लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं और साथ में कैपिटलिस्ट भी है, यानी पूंजीवादी अर्थ है, दोनों मिलके काम हो रहा था। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।